शंकराचार्य ने भज गोविंदम में लिखा था। मैंने पहले भी बताया है पर काफ़ी दिन हो गए हैं तो फिर से आज रिपीट कर लेते हैं। उनका बहुत पॉपुलर और फेमस ये श्लोक है कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। देखिए बहुत सरल है। सत्संगत्वे मतलब सत्संग करने से, थ्रू द कंपनी ऑफ द वाइज सेज और द कंपनी ऑफ द ट्रुथ, जब हम सत्य के साथ संग करते हैं या संतों के साथ रहते हैं, उससे क्या होता है? उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। निस्संगत्वम का मतलब होता है वैराग्य उत्पन्न होना। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो उससे मोह छूटता है। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, मोह का त्याग होता है। मोह का त्याग मतलब डिटैचमेंट होती है। और डिटैचमेंट का भी मतलब समझ लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप इनडिफरेंट हो जाओ, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब इनडिफरेंस नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है कि यू आर नॉट अटैच्ड टू द आउटकम्स ऑफ योर एक्शंस। अब आप फलों के साथ चिपक नहीं जाते कि मुझे क्या मिलेगा मेरे कर्मों का, वो डिटैचमेंट होता है। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब आपका ये डिटैचमेंट हो जाता है, जब आपका मोह समाप्त हो जाता है, तो आपका जो तत्व है, तत्व मतलब आपका एसेंस, आपके अंदर जो सबसे फंडामेंटल है उसमें वास होता है। आप अपने तत्व में वास करते हैं जो एकदम निश्चल है। और जब वहाँ पर वास करते हैं, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, तो आप जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए सिर्फ एक सत्संग करने से कितना कुछ हो जाता है जीवन में। और एक क्या बात होती है, जब हम सत्संग की बात करते हैं तो हमारी जो कंपनी है, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर होता है। और ये हम सबका यहाँ पर अनुभव होगा कि हम जैसे लोगों में, जैसी कंपनी में होते हैं, जिस तरह की बातें सुनते हैं, करते हैं, उससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारी सोच भी बिल्कुल वैसी ही होने लगती है। आप ऐसे लोगों में बैठिए जहाँ पर बात हो रही है जो सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके कंसर्न है, तो आपके भी दिमाग में घूमने लगेगा, अरे हाँ सरकार कौन सी है, क्या हो रहा है, क्या है। आप पैसों के उसमें बैठेंगे, पैसों की बातें हो रही हैं तो आपका दिमाग भी वहाँ पे चला जाएगा। कोई दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं तो आपके भी दिमाग में आने लगेगा कि हाँ, अरे हाँ वो भी बुरा है, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बुरे बुरे लोग हैं। और यहीं पे जब आप सत्संग करते हैं, आप आध्यात्मिक बातें करते हैं, एक ऊपर की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारा ध्यान अपने आप उस संगत में ऊपर जाने लगता है। ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान है, हमारा जो डिफ़ॉल्ट, हमारी जो अटेंशन है, वो कहाँ होती है? जो हम नीचे वाले 3 चक्रों की बात करते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, यहीं पर ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है कि अपना रोज़ी रोटी कमाने में, अपने रिश्ते निभाने में और अपनी करियर एस्पिरेशंस को चेंज करने में। उसी को हम यहाँ पर एक सक्सेस मान लेते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा गोल होता है कि बस हम वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएं, मणिपुर तक। और मणिपुर पर भी सब लोग नहीं पहुँचते एक्चुअली, उसमें भी जो मेजॉरिटी में से ज़्यादा लोग नीचे मूलाधार और स्वाधिष्ठान में ही रह जाते हैं। और हम यहाँ पर जब अध्यात्म की बातें करते हैं, अध्यात्म के डिस्कशंस होते हैं, चर्चा होती है, तो कहाँ हो रहा है? ये और ऊपर आपके ध्यान को लेके जाता है, जहाँ पे आप अनाहट और विशुद्धि, आज्ञा, क्योंकि जब इंटेलेक्ट लेवल पे बात होती है तो बिल्कुल वो सीधा आपके आज्ञा चक्र पे उस चीज़ का प्रभाव होता है। तो इससे धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर के चक्र बंद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सबके सब चक्र खुले होते हैं। बस हमारे डोमिनेंट क्या होते हैं, हमारा डोमिनेंटली हमारा ध्यान किधर रहता है, उससे पता लगता है कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और हम कैसे रह रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग नीचे के 3 चक्रों में रहते हैं। तो सत्संग हमें डेफिनेटली हेल्प करता है, बहुत ही सबसे आसान तरीका है। देखिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सत्संग। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल जो पिछले हफ्ते कुछ साधकों से बात करते हुए आए, तो मैंने कहा मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे आप ज़रूर पूछिएगा। तो हमने पिछले हफ्ते जो पूर्णमासी थी उस पर एक तरह से
जो ध्यान किया था वो पूरी योग निद्रा तो नहीं थी, क्योंकि योग निद्रा में एक अलग तरह का विजुअलाइजेशन भी रहता है, लेकिन हाँ, जो हम ध्यान घुमाते हैं पहले पार्ट में शरीर के अंदर और उसके बाद जो ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है हमारे आध्यात्मिक उसके लिए। तो योग निद्रा के तो बहुत फ़ायदे हैं, मुझे इस समय तो शायद सारे के सारे याद भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, एक तो ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा स्थिर करता है, रिलैक्स करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जब हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो मन, क्योंकि डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है, एक ध्यान को एक गति में घुमा रहा है बार बार, तो जो हमारा दिमाग अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी ज़्यादातर जो परेशानी होती है वो ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। जितने भी लोगों से आप बात करेंगे ना, उनका स्ट्रेस है ओवर थिंकिंग, कि वो सोचना बंद ही नहीं कर पाते। ये ऐसा है कि आप अपना वो स्विच ऑफ ही नहीं करते। जैसे आप सोचिए, आप वॉक पे जाते हैं, ठीक है, आपको पता है अब मुझे वॉक पे जाना है, फिर आप वॉक से वापस आए और उसके बाद बैठ गए। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर बैठे हैं तब तो वॉक नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उस समय भी सोचिए आपके पैर चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, तो क्या होगा? फिर तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे पैर रुक ही नहीं रहे हैं। हर चीज़ का ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी जो थिंकिंग है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो ऐसे ही होती है। हम अपनी थिंकिंग को सिर्फ तब इस्तेमाल नहीं करते हैं जब ज़रूरत है, हमारा तो 24 घंटे दिमाग चलता ही रहता है हर समय। तो सारा स्ट्रेस इसीलिए है। जैसे कि अगर हमारी लेग्स ठीक चुप नहीं हो पाएँ अगर बेड पर आकर भी, ऐसे ही अगर हमें नहीं पता हो कब हमें दिमाग को स्विच ऑफ कर देना है, अब सोचने का समय समाप्त हो गया, जब तक हम वो नहीं सीखते हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहता ही है। तो योग निद्रा एक ऐसी प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी में घुमाया जा रहा है, तो वो थिंकिंग से हट जाता है। और ऐसे ही ब्रेथ पे अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं योग निद्रा की, तो एक तो हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। फिर एक आप लोगों ने सुना होगा जो हम बोलते हैं अल्फ़ा स्टेट, जो हमारी ब्रेन्स की वेव्स होती हैं, तो वो जब अल्फ़ा में चली जाती हैं, वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं। वो स्लो होने से भी मन को बहुत रेस्ट मिलता है। हमारे कुछ लोगों के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो हमारा स्पिरिचुअल पर्पस होता है योग निद्रा करने का, कि आपको एक पॉइंट के बाद शायद शरीर का ध्यान ही ना रहे कि शरीर भी है। ऐसा कई लोग अनुभव कर पाते हैं। जो नहीं कर पाए हों तो भी कोई बात नहीं है, इसको भी कंटिन्यूसली अगर हम करते रहें तो उसको हम बोल सकते हैं कि आपको शरीर का, आपको पता लगेगा कि आप हैं, लेकिन आपको शरीर का बिल्कुल भी आभास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव होता है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रेस एंड स्टेप इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज वी रिकॉग्नाइज दैट येस आई एम जस्ट नॉट दिस बॉडी। क्योंकि हमें एक आध्यात्मिक अपनी प्रैक्टिसेस में ये भी तो सीखना, जानना है ना, इवेंचुअली ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो वो चीज़ योग निद्रा से हो पाती है। कई लोग जो ऑब्वियसली थोड़े और एडवांस्ड प्रैक्टिसेस करते हैं या और भी कोई ध्यान करते हैं, उनको ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं योग निद्रा में जहाँ वो शरीर से निकल के अपने को अलग देख पाते हैं, शरीर को अलग देख भी पाते हैं। सिर्फ अलग ही नहीं होते, एहसास ही नहीं रहता शरीर का, बल्कि अलग देख भी पाते हैं। और फिर हम जो उसमें एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस करते हैं योग निद्रा में, कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की अभी आप ये देखिए वो देखिए, जो भी हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो जो कल्पना शक्ति है ना, उसकी भी एक वैल्यू होती है। वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ और एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहते हैं या आगे कुछ और तरह की प्रैक्टिसेस, आप थोड़ा तंत्र में जाना चाहें, तो ये जो इमेजिनेशन प्रैक्टिस है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी आपकी कल्पना क्लियर होगी, वो भी आगे बहुत मदद करती है। पर वो बहुत कम लोगों का वैसा रहता है। बाकियों के लिए एक रेस्ट के लिए, माइंड का रेस्ट हो सके, अगर अल्फ़ा स्टेट जाने में ये बहुत इजी रहता है। तो मैं तो कभी कभी ये भी रेकमेंड करती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हों या जिन लोगों का वर्कलोड बहुत हैवी होता हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको योग निद्रा पूरी 20, 30, 50 मिनट करनी है, नहीं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं, आपने 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लिया बीच में, जैसे एक टाइम आउट कि आप डिस्टर्ब ना हो। और ऑफिस में हो तो आप बाथरूम में भी जाके बैठ के इसको कर सकते हो। और बस आप जाइए, बैठिए, 2-3 लंबी सांसें लीजिए और बस अपने ही 2-3 मिनट के लिए पूरे शरीर में सब पार्ट्स में एक बार ध्यान घुमा लीजिए।
अगर आपको प्रैक्टिस करते रहे आपको आइडिया हो गया होगा हम कैसे शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग योग निद्रा में राइट हैंड थंब से शुरू करते हैं। तो आप अपना ये ध्यान घुमा लीजिए, आप देखेंगे आपको इमीडिएटली यू विल फील रेस्टफुल, क्योंकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, वो जो थिंकिंग है वो थिंकिंग प्रोसेस को एक बार रेस्ट मिल जाता है। तो आप बहुत क्विक भी कर सकते हैं इसको, जैसे हम वो बोलते हैं कि पावर नैप, इस तरह से पावर योग निद्रा के क्विक शॉट्स ले सकते। कुछ लोगों के लिए योग निद्रा, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है कि रात में नींद नहीं आती, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसमें भी योग निद्रा बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये ध्यान घुमाते 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 काफ़ी लोगों के लिए नींद बहुत अच्छी आ जाती है। और इसमें एक और फ़ायदा है, देखो कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, उनको हमेशा कोई एनर्जी नहीं होती, जब पूछो उनको लगता है कि नहीं, उनको तो मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो अगर वो लोग सुबह करते हैं योग निद्रा को पहली चीज़, तो वो देखेंगे वो ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव भी हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं डिपेंडिंग ऑन किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर एक सवाल आया था कि व्हाट इज़ दिस 48 ईयर रूल इन क्रिया योग। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी ने बताया है, अगर आप क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप मान लीजिए बिल्कुल ही लेमैन हैं और आज से शुरू कर रहे हैं, आपने इससे पहले कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर आप इसको, मतलब उन्होंने डेफिनेटली दिया है कि अगर आप 48 साल 48 ईयर्स कंटिन्यूसली, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम, मतलब वो सबसे लंबी ड्यूरेशन है कि 48 साल में तो आपकी अवेकनिंग हो ही जाएगी, आप जान जाओगे, आपका वो जो जगना जो हम बोलते हैं कि अभी हम सोए हुए हैं, एक स्वप्न अवस्था चल रही है और हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो वो चीज़ 48 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम। उससे पहले भी हो सकता है बिल्कुल, अगर आप रेगुलर हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर 12 का एक मल्टीपल्स लिए हैं, तो 48 है, 48 नहीं होगा तो 36 ईयर्स में हो जाएगा, नहीं तो 24 ईयर्स में, 12 ईयर्स में। फिर कुछ लोग होते हैं उनका उससे भी हो जाता है 6 ईयर्स में, 3 ईयर्स में। फिर 12 से नीचे जब आते हैं तो 6 साल, 3 साल ऐसे भी हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी ब्रेथ्स करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि क्रिया योग की जो हम एक सांस लेते हैं, वो एक सांस 1 साल के एवोल्यूशन जितना होता है, पूरा 1 साल का एवोल्यूशन हो जाता है, हाफ अ मिनट ऑफ क्रिया ब्रेथ। तो उसके हिसाब से, और आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जिसमें आप, ये हर एक के लिए नहीं है, जो गृहस्थी हैं, जो अपना कार्यशील हैं, उनको सिर्फ जो भी बताई जाती हैं शुरू में जब उनका इनिशिएशन होता है कि आपको इतनी ही सांसें करनी है, एक लिमिटेड, उनको उतनी ही करनी होती है। पर काफ़ी सारे ऐसे योगीज़ हैं जिन्होंने अपना लाइफ का पर्पज़ ही यही लिया है, वो और कुछ नहीं कर रहे। तो कुछ लोग 8-8 घंटे भी करते हैं, सिर्फ क्रिया योग कर रहे हैं, पर उसके लिए बहुत अलग तरह का लाइफस्टाइल, बहुत अलग तरह का शरीर और इंस्पिरेशन चाहिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है, 8 घंटे अगर आप एक दिन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा, कुछ 1000+ ब्रेथ्स हो जाती हैं, जिसकी एनर्जी बर्दाश्त करना भी हर एक की बस की बात नहीं है। तो ये सब दिया है। उसमें एक और चीज़ जो एक सवाल आता है कि चलो हमने आज क्रिया योग करना शुरू किया, अभी हमें 5 ही साल हुए क्रिया योग करते हुए और इस शरीर की मृत्यु हो गई, दिस बॉडी डाइज, देन व्हाट, तो हमारा तो वेस्ट हो गया। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है जो बताई गई है कि अगर आपने क्रिया योग में दीक्षा ली है और इतने दिन प्रैक्टिस किया है, और अगर आपका शरीर इस जन्म में छूट भी जाता है, तो जब आप अगला जन्म जो होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, वो तो सेम रहती है, वो वही वाला अगले उसमें जा रहा है, तो वहाँ पे जितनी आपकी प्रैक्टिस की हुई है वो आपके साथ आगे जाती है। तो आपने अगर 5 साल यहाँ पे किया है, तो ऐसा होना ही है कि आपके अगले जन्म में आप क्रिया योग से अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है यहाँ पे आज बहुत सारे लोग जो क्रिया योग कर रहे हैं वो शायद पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में भी किया हुआ है, स्पेशली जो यंग होते हैं उन्होंने पहले किया हुआ होता है, इसीलिए उनको इतनी जल्दी अट्रैक्शन आता है कि हाँ, क्रिया योग सुनते ही लगता है हाँ ये हमें करना है, और इसमें आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जब मेरे गुरुजी मिले थे तो उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहे थे, तो इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैंने पहले भी क्रिया योग किया हुआ है, उनको पता था कि मैं अभी भी आऊँगी ढूंढती हुई, अभी मेरी जर्नी पूरी नहीं हुई है तो मैं फिर से ढूंढ रही होंगी। तो फिर आगे आपका वहीं से शुरू होता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। ये हर आध्यात्मिक मार्ग में है, सिर्फ क्रिया योग की बात नहीं है, हर मार्ग में कोई भी अगर हम साधना करते हैं, जो हमारी साधना होती है ना, वो हमें हमारे
सूक्ष्म शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को, और कॉजल बॉडी जो कारण शरीर, दोनों पर इम्पैक्ट छोड़ती है। तो वो जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फिज़िकल बॉडी तो आती जाती रहती है, मतलब अगर 80-100 साल भी पकड़ें तो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर हैं और हैं वो बहुत, उनके लंबे जीवन होते हैं, वो आते रहते हैं। तो उसमें आपकी प्रगति होती रहती है। तो ये है जो हमारे क्रिया योग के गुरुओं ने बताया है 48 ईयर रूल। फिर एक साधक से इस बार चर्चा हो रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, एक्चुअली एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा सेशन करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग ज़्यादातर समझते हैं वो क्या होता है, जो हमने काफ़ी लोगों ने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी या बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप बहुत पैसा इमेजिन करो, देखो, और फिर आप अट्रैक्ट करने लगोगे वो पैसा। ज़्यादातर जो बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर आपके रिलेशनशिप्स, अगर आप किसी को चाहते हैं कि अरे मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आप उसको अट्रैक्ट करिए, या फिर हेल्थ। ये 3 चीज़ों को लेके ही होता है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको हज़ार वीडियोस मिल जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। लेकिन हमें नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत डीप है। ये तो देखो कमर्शियल यूज़ हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये जो चल रहे हैं ना सारे के सारे वीडियोस। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच में समझें तो क्या होता है कि जो एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी के, अगर हम बोलें एक फ्रीक्वेंसी की जो चीज़ें हैं या जो सिमिलर नेचर अगर जो चीज़ों का होता है, वो एक दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। थिंग्स ऑफ सिमिलर नेचर ग्रेविटेट टुवर्ड्स ईच अदर, इफ़ आई यूज़ अ वेरी स्पेसिफिक क्लियर डेफिनेशन ओवर हियर। इसका क्या मतलब है कि हम देखेंगे, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, ठीक है, हम कहीं पर गए हैं, कहीं लोगों को मिलते हैं, तो नेचुरली वहाँ पे आप देखोगे एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पे आपसे रिलेटेड, या तो वो प्रोफेशन होंगे, आपसे रिलेटेड प्रोफेशन वाले हैं, या उनके टेस्ट आपसे मिलते हैं, या उनकी हॉबीज़ मिलती हैं। मैं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, तो आप किनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो आपसे कुछ रिलेटेड होंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो एक होता है कि अच्छा बंगाली हैं तो वो बंगालीज़ वहाँ मिले तो वो बंगाली मिलके बंगाली में बात करने लगे। ये मैं बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो सिमिलर टेस्ट वाले या जिनके अंदर जो सिमिलैरिटी होती है, जो सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो साथ में इकट्ठे होने लगते हैं। ये एक नेचर का ही लॉ है कि ऐसा होता है। अगर आप कभी एक और नए ग्रुप में भी जाते हैं, एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ लोगों को मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सिमिलैरिटीज़ हैं। सपोज़ किसी से बात होने लगी, या किसी ने कुछ ऐसा मेंशन किया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, या मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर बुक उन्होंने पढ़ी है या मूवी देखी है, तो आपको इमीडिएटली आप कनेक्ट कर पाते हो उन लोगों के साथ। आपको लगता है हाँ ये सिमिलर टेस्ट वाले हैं, या हॉबीज़ वैसी हैं। या फिर क्या होगा, आप एक उसमें जाओगे, सपोज़ आपकी एज के जो ग्रुप हैं, सपोज़ आपसे बहुत ज़्यादा यंग हैं या आपसे बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, आप उनसे भी अट्रैक्ट नहीं होगे। आप किन के पास जाओगे, जो आपके पर्टिकुलर एज वाले हैं। फिर देखो, अगर सपोज़ कभी अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, आप एक ग्रुप में गए हो, अगर आप मेल हो और उस ग्रुप में सारी फीमेल्स हैं और शायद एक ही और मेल है, तो क्या होगा, आप जाके उस मेल से बात करोगे। मैं ये नहीं बोल रही आप फीमेल से बात नहीं करोगे, लेकिन एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा कि अगर 2 ही मेल्स हैं तो वो 2 मेल इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एक मेल्स का ग्रुप है और अगर 2 फीमेल्स हैं तो वो 2 फीमेल्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, थिंग ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स थिंग्स ऑफ सिमिलर नेचर। जो भी इनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोग में, या जो नेचर होता है उसमें लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। अब इसका नेगेटिव इमोशन से क्या रिलेशन है, तो ये बहुत अमेजिंग रिलेशन है एक्चुअली नेगेटिव इमोशन का। अगर कि आप लोगों ने मेरे अष्टावक्र गीता वाले सेशन सुने हो तो एक चीज़ बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप कोई भी काम फियर और ऑब्लिगेशन के अंडर मत करें। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, कि आप डर के कारण ना करें, किसी दबाव के अंदर चीज़ें ना करें, अपनी खुशी से करें। अब देखो, अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसी पे अप्लाई करें तो बहुत सिंपल हमें समझ में आता है कि जब भी हम जितनी चीज़ें डर के अंदर करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने अंदर रिपीट कर रहे हैं। वो डर वापस से हमारा रिपीट हो रहा है, और अगर वो डर रिपीट हो रहा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है।
हम जितना उसको रिपीट करेंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी का और चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। तो जो चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं वो हम और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं अननोइंगली। तो क्या हो रहा है, अगर मैं ऑब्लिगेशन के अंडर कोई काम करती हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं जो एक मैसेज दे रही हूँ, मेरी जो वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स में, वो ये जा रही है कि मैं दबाव के अंदर काम करती हूँ, ऑब्लिगेशन में काम करती हूँ। तो मेरे पास और सिचुएशंस आती जाएंगी जहाँ पर मुझे अंडर ऑब्लिगेशन काम करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं डर में काम करूँगी उतना ज़्यादा और सिचुएशंस मेरी लाइफ में आती जाएंगी जहाँ पे मैं डर के अंदर काम करूँगी। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं नोइंगली अट्रैक्ट करूँ, नहीं, अननोइंगली भी हम क्या डिसीजंस लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसी तरह की सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हैं। और फियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। फियर और गिल्ट, ये जो दो होते हैं ना, आप जितना ज़्यादा इन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर पाओगे, जितना ज़्यादा आप उनको या तो एक्सप्रेस करोगे या सोचोगे या जो भी करोगे इनको लेकर, उतना ज़्यादा आप क्या कर रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक और चीज़ हम स्पिरिचुअलिटी में हमेशा बोलते हैं कि आप जो भी करो प्रेम से करो। आप जो भी करो, चाहे कम चीज़ें करो, लेकिन वो करो जो आप करना चाहते हो। आप अननेसेसरीली चीज़ों में मत फंसो, मत जाओ, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ही करेंगी। तो जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप मिनिमलिज्म रखोगे, जितना आप जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड अगर आप काम करोगे, तो फिर क्या होगा, अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क एंड अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। एक और इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ, अगर आप लोगों ने गार्डन हो घर में या कहीं और कभी भी, तो उसमें बहुत सारी वीड्स आती हैं। एक ऐसा प्लांट होता है, ये जो वीड्स होती हैं जिनको आपको उगाना नहीं पड़ता, बीज नहीं डालना पड़ता, अपने आप आ जाती हैं। और उनका ऐसा होता है कि जो आपका मेन पौधा है ना, उसको तो आपको खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन वीड को कुछ नहीं करना पड़ता। वो अपने आप फैलती जाती है, अपने आप फैलती जाती है, बिना बीज डाले अपने आप आएगी और बिना कुछ ध्यान दिए भी अपने आप उगती जाती है। तो एक काम हर अच्छे माली को जो करना पड़ता है वो क्या है कि आप उन वीड्स को निकालते रहिए। वो बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो नहीं तो फैलती जा रही हैं। तो वो जो मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो भी इस तरह से ही है। वो नेगेटिव इमोशन एक वीड के जैसे नहीं तो लाइफ में फैलती जाती है, और जो अच्छी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में वो भी छुप जाती हैं उनके चक्कर में, वो भी जो है ना कहीं दब जाती हैं, ये डोमिनेट कर लेते हैं। इसलिए फिर से हमारी लाइफ में हम कैसे इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, जो मिनिमल है, वो करिए। और एक तरह से सत्संग भी वैसी ही चीज़ है। हम सत्संग में आते हैं तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, हम एक अलग तरह से वाइब्रेट करते हैं, फिर हम उसी तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे तो सब स्पिरिचुअल सीकर्स हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो सडनली हमको पता लगता है अरे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल सीकिंग कर रहे हैं, यार इतने सारे। अच्छा, आपने क्रिया योग शुरू किया तो आपको पता लगेगा अच्छा ये भी क्रिया योग कर रहा है, वो भी कर रहा है। आपने ज्ञान मार्ग किया तो आपको पता लगेगा अच्छा और भी इतने लोग हैं, इतने सारे गुरु हैं ज्ञान मार्ग के। जो भी आप करेंगे सडनली लगता है कि वो बहुत सारे, इतने सारे अभी कैसे आ गए, पहले तो नहीं थे। तो थे वो हमेशा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी में नहीं थे, हम उनको कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हो सकता है किसी ने पहले भी मेंशन किया हो आपको कि मैं क्रिया योग करता हूँ, आपको वो स्लिप हो गया होगा, लेकिन अभी कोई बोलेगा जब आप आ गए हो तो आपको वो स्टिक करेगा। तो ऐसे भी हम सही चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं। जो ये फोर्थ क्वेश्चन था, वाई नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट कॉन्शियस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक असल में ज्ञान मार्ग का वो ये 3D चल रहा था एक के साथ, तो ये बात हो रही थी कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये क्यों कॉन्शियस नहीं होती। तो देखिए, समझने की बात तो ये है कि मैं कॉन्शियस हूँ, और कॉन्शियसनेस तो हर चीज़ में है देखा जाए। तो अगर मैं ही वो हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में जो भी है वो कॉन्शियस है। पर इसका एक और तरीका है कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बोलते हैं ना, माया में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। और हमारा जो अनुभव है उसके लिए कितनी अच्छी बात है ना कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कॉन्शियस ना हो, तभी तो हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा एक गेम चल रहा है, प्ले चल रहा है, तभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब सोचिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो है
प्याज काटने गए सब्जी के लिए, अगर प्याज उतना ही कॉन्शियस, वो तो खैर लिविंग थिंग है, अभी तो मैं एक छोटी लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, वो उतना ही कॉन्शियस हो जितने आप हो, क्या वो अपने आप को कटने देगा? आप जो भी खाना खाते हो, अगर वो उतना कॉन्शियस हो जितने आप कॉन्शियस हो, तो आप कैसे खा पाओगे उस खाने को? अभी आप ये सत्संग अटेंड कर रहे हो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, है ना? अगर मोबाइल या लैपटॉप उतना ही कॉन्शियस हो जितने आप कॉन्शियस हो, तो आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से आपको जो भी करना है उसके साथ? वो करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी आ जाएगी वो क्या करना चाहता है कि नहीं? तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका एक इस्तेमाल, इस मतलब यूज़ उनका इस तरह से हो रहा है इस पर्टिकुलर माया के एक रूप में, जहाँ पर कुछ को सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग रखी गई है, क्योंकि फिर उस खेल का एक अलग पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता हो कि हर चीज़ ही कॉन्शियस होती हो, है ना? वहाँ पे किताबें बात करती हों, पेन बात करते हों, या पत्थर बात करते हों। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है माया में। पर जो हमारा अनुभव है उसमें यही अच्छा है कि हमारा लैपटॉप और मोबाइल और पेन और बुक्स और हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जितनी कॉन्शियस ना हो तो अच्छा है। उतनी कॉन्शियस हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सर्वाइव करना। Kanika is asking, what is the relation between lucid dreaming and spirituality? So let's first understand what is spirituality. And there would be many definitions, like, there are a lot of people who think that spirituality is all about having mystical experiences, or spirituality is about having some extraordinary powers, or spirituality is when you just sit in meditation focusing on a particular thing, or you can sit for hours just meditating. So maybe, and there may be more. So here my definition of spirituality is that you understand what is the essence. See, in life, everything is changing. Everything is taking a new turn all the time. I mean, why are we having so many problems? Because things that we like, they change, they go away. Things we don't want them to go. And there are certain things that we want, they don't come to us, or they don't stay with us. So what is it that always stays with us? That thing which is changeless, which is eternal, that is the spirit, that is the essence. And understanding that particular essence is what spirituality is. That also is not something which which is a mystery. So we say, what is it which is not changing, unchanging about you? What is that final essence? That is you only. That is what you ultimately come to understand, that you are. So that is all spirituality is about. Now let's come to lucid dreaming. So when we talk about 3 different states of consciousness, if we may say, one is our waking state, where we are awake, like for example right now, what we may call a waking state. Then we are having a dream state. We all experience the dream state, and there is a sleep state. So there is also a 4th state, what we call as Turiya, but let's just stay with these 3 states: waking, dreaming, and sleeping. Now, in dreaming, at times, either through any possible thing, I mean, it can happen to anyone, that when they are dreaming, they may realize that they are dreaming. Lucid dreaming means that I am aware that I am dreaming in the dream. So one is, it may just happen like that, it can happen to anybody. So that has no connection with spirituality at all. Okay. And then there is a lucid dreaming, which is a very conscious thing which you do as a practice. And that can be related to spirituality in the sense that once you recognize that who I am, what is my essence, so first step is that you become aware of it during your waking hours. Like for example, if you think of yourself as Kanika, you say, I am Kanika. What will be the state once we say you recognize the real self, or that which is changeless? You will also realize that you are that ultimate Brahma, that is the term we use. So you are that. So in the waking state, you are able to remain with that. You are conscious of that. Maybe not all the time, but at least more or less that is where the identification is. The identification is not with Kanika, but with that self. Then the next step that comes in as a part of your practice is that in the dreams you will become aware. In the dreams you would remember who you are.
And when you remember who you are, that also will lead to lucid dreaming, because you will be able to aware, you will be able to see that you are aware in the dream. Another thing that can happen is people who may lucid dream just maybe by a coincidence, or maybe they may have done a previous practice, that lucid dreaming also sometimes leads them to think that I am awake in the dream, this is a dream going on, so is there something else? I mean, it could also be a question that could lead to the beginning of your spiritual journey. So these are the two connections that I see. So in spirituality, the lucid dreaming is all about being aware in the dreams of your reality and not just running with the dream. I mean, because in the dream state, we are more unconscious as compared to when we are in the waking state, because the intellect is not functioning at that point of time in the dream state. That's why very funny things when happen, like, I mean, we will see people who are no more, or we may see, you know, things which we would always question in the waking state, but in the dream state they happen and we don't realize. And in the morning we get up and then we say, oh, how is that possible? I mean, why didn't I realize that this couldn't happen? But in the dreaming state, the intellect is not functioning. But when you are staying in awareness of who you are, the chances of lucid dreaming increase a lot. That becomes a part of your practice. Have you been having lucid dreams? Yes, I think a little bit in terms of just being more aware while I'm dreaming, like very sort of that kind of awareness as if you're up. So that's why I was last time also asking you that, is it because I'm sleeping in a very light state, but I'm also waking up very fresh. So I think that's where I was linking it. Okay, nice. That's nice. So if it is, with the practice and things that, that because you having a light sleep and you are also becoming aware, we'll talk more about it. And there is more that you can do with regards to this. Okay, thank you. This is very informative. Thank you. So, talking a little more about it, since I was saying the state of awareness, so how does this go? I mean, first is being aware in the waking state, who I am, the identification where it moves from this creature, the body, mind, to the ultimate reality there. Then this extends to your dreaming state. After that, it extends to your sleeping state. So, the more you will practice. So here also, awareness practice, that sadhana helps. And then when the death happens, see, death is bound to happen. That is for sure. We are all born, so we are all going to die. And death is nothing to be afraid of. It's a transition movement again. It's a very big transition movement. And in that movement, again, if one is able to stay aware. Now remember, there's a difference in being awake and aware. Like, there are many people whom we know that, they were doing something and they just passed away, right? They just immediately, something happened and they left their body. They were eating, or maybe they were walking and suddenly fell down. So one may say, oh, they were awake when they died. They were aware. But no, being awake and being aware are two totally different things. Okay? So aware means that I have the knowledge of my true identification. That is the important thing. I could be awake, but my mind could be lost in 1,000 things of what is going on. I could be awake, I could be thinking about my business, I could be thinking about my family and friends when I'm dying. Or maybe, I had to cook this meal for dinner and I'm dying and I'm thinking about, I wanted to cook the paranthas or the dosa. So that is not being aware. Being aware is at the time of transition, at the time of death, I am aware that I am the ultimate reality. So this is a shift now. My role is just coming to an end in this life. I'm now leaving this body and I'm not getting attached. I'm not getting worried. I'm not fearful. I'm not, what will happen to my money or my kids or anything. No, all of it is gone. So that awareness, if one is able to, when dying, stay in that awareness, then there is a tremendous amount of freedom for you. Tremendous amount of freedom in terms of how your next
step would be in terms of whether you want to take birth, when you want to take birth, which realm. Of course, there would be other factors also, but definitely that will be a very important thing. When we are not aware and when we just die in an unconscious state or even in a awake state, then it's an automated process. वो सब जो है ना रूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेशन हुआ है कि कौन कहाँ पे जाएगा. जैसे हम लोग एक फॉर्म भर देते हैं ना, वो ऑटोमेटेड. आजकल तो टेक्नोलॉजी में सब कुछ ऑटोमेशन है, तो वहाँ पे भी एक ऑटोमेशन चल रहा है. आपका डेथ हुआ और ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वही कैसी है, फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, राइट? कि आपका किस तरह का है फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट वूम्ब में भेज दिया जाएगा. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. सो फॉर ऑल स्पिरिचुअल सीकर्स, first is recognizing my true nature, who I am, finding my essence, and then the next thing is preparing for your death. That is a very, very important point, that transition. You know, this life, I'm not saying you stop enjoying life. Just because you are preparing for death does not mean कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है. बल्कि बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी को जी पाते हो, बहुत फुल एनर्जी से, फुल एंथू के साथ आप जी पाते हो, तभी जी पाते हो. वो जो प्रिपरेशन होती है, बीइंग प्रिपेयर्ड, कि हाँ देखो हम कितनी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं. हमारे घर में एक बच्चा आने वाला होता है. आप सब ने ये अनुभव किया होगा कि कोई भी अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो पूरी फैमिली तैयारी कर रही है कि हाँ बच्चा आएगा, अब उसका होगा, कपड़े बन रहे हैं उसके लिए, कमरा बन रहा है, खिलौने आ रहे हैं, स्कूल भी डिस्कस हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें, पूरा प्लानिंग होती है बर्थ की. जब कोई जाने वाला होता है ना, डेथ की भी उससे कहीं ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है. अगर डेथ प्लान करके मरे ना बहुत अच्छे तरह से, तो फिर बर्थ आगे अच्छा ही अच्छा होगा उसके बाद. पर हम लोग तो डेथ का नाम लेके डर जाते हैं. हमें लगता है नहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए, हमने डेथ की बात कर दी, है ना, कि डेथ सुनते ही जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अभी यमराज अट्रैक्ट हो जाएंगे और आ जाएंगे. मेरे पास एक क्वेश्चन है. हाँ प्लीज. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो आप बोल रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि इफ यू, द होल पॉइंट इज दैट इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट द सेम लेवल, यू आर अट्रैक्टिंग दैट सिमिलर फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. तो कभी कोई अपॉर्चुनिटीज जैसे आती हैं तो लगता है कि यू नो दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स फाइनली फॉलिंग इनटू प्लेस. बट एंड रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी इतने हर्डल्स आ जाते हैं रास्ते में कि यू स्टार्ट in a way questioning that is it contradicting, कि क्या वो law of क्या वो यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि या तो तुम स्लो डाउन कर जाओ, या फिर कि अच्छा हर्डल्स तो आएंगे ही टू रीच द एंड रिजल्ट दैट इट वाज मेंट टू बी. सो द यू नो कि एंड की ज्यादा मेहनत का फल ज्यादा बेटर होगा. दिस इज काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग स्टेट वेयर यू फील कि इन योर गट यू फील कि नहीं टू कि एंड तक जाएं, or it was meant to be, it has come to me for a reason. But then you feel ki sometimes in the middle it kind of shakes the main purpose of it. Right, yeah. So yeah, good question Kanika. So you would have seen, I think, all kinds, in the sense कभी ऐसा हुआ होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई अपॉर्चुनिटी आई और बहुत आराम से हो भी गई, पूरी भी हो गई. करेक्ट? ऐसे भी हुए होंगे, राइट? फिर ऐसे भी हुए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ अपॉर्चुनिटी आई, अट्रैक्ट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लगा कि है बट नथिंग हैपेंड. ओके. और ऐसा भी होगा व्हाट यू जस्ट स्टेटेड, कि वो आई लेकिन हाफ वे लगने लगा कि पता नहीं करना है कि नहीं करना है, ठीक भी है कि नहीं है. आई मीन यू नो यू आर नॉट श्योर ऑफ इट. सो व्हाट इज दैट टेलिंग अस कि इवन व्हेन थिंग्स कम टू अस फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल पॉसिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देम रीचिंग द एंड गोल, सब पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे. ओके. पॉसिबिलिटी ऑफ देम effortlessly happening, possibilities of them just stopping there and then without even a single movement or action happening, and something in between. ठीक है. तो that is the way it is. Because हमेशा देखो हमारा माइंड भी जो अट्रैक्ट करता भी है बहुत सारी चीज़ें, हमारा एक ऑटोमेटिक एक डाउटिंग माइंड भी चल रहा होता है. ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, उससे उल्टा भी हमारा बहुत बार चलता है, विच वी डोंट रियलाइज. सो इट कैन हैपन ईदर वे. आई मीन फॉर सर्टेन थिंग्स यू हैव बीन वेरी पॉजिटिव, आई और हो गई, और कुछ जो हैं क्योंकि
वो डाउटिंग माइंड अट्रैक्ट करके भी हमने वापस उसको रिपेल कर दिया, तो वो भी चीज़ है. But in your, for this, what I would suggest, like even when, something has come to you, which you feel is something you have attracted, and there is a gut feeling, and even though you may lose your confidence halfway, I would say go for it. Okay? Complete it. यहाँ पे क्या है हमारा, देखो वही जो अभी पहले मैंने बात किया था डिटैचमेंट का. What are we saying detachment is? Detachment means I will do all my actions to the best of my ability, whatever is my ability. Okay? And then let me not get attached to what the results will be. I'm not saying कि you don't want positive results. Obviously हर कोई जो काम करता है उसमें positive results चाहता है, तो हमारी शुरुआत तो वहीं होगी, हम positive results के लिए ही कर रहे हैं. लेकिन at the same time हम अगर रिजल्ट से अटैच नहीं होते कि हाँ अगर नहीं भी आए आई एम ओके विद दैट, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड टू हैव. और वहाँ पे क्या होता है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तो हम बोलते भी हैं, इवन गीता का भी आप देखो पूरा का पूरा मैसेज यही है कि कर्म करो बट फल की उस पर मत जाओ. वो हमें यही सिखाने के लिए है कि हम जब भी फल से अट्रैक्ट होते हैं ना, दैट क्रिएट स्ट्रेस फॉर अस. So work towards it, give your best, and that is why again do things which you enjoy the most, you are passionate about. I mean, just doing it is giving you pleasure. You are not doing something only to reach the end goal, but just doing that process is enjoyable by itself. The journey is beautiful. I mean, whatever may be the destination. Yeah, I think sometimes you हम जैसे विजुअलाइज कर लेते हैं, या फिर जैसे मैं बीच में जैसे जर्नल में लिखना कि जस्ट टू काइंड ऑफ विजुअलाइज इट टू द टी, कि क्या हो रहा है, कोई अगर कोई इवेंट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इमेजिन करो, बिकॉज टाइम इज रिलेटिव एंड यू जस्ट इमेजिन कि वो चल रहा है, Right. हो गया. Right. तो एक एक चीज का हम मतलब उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेके और फिर कि उसमें से सपोजिंग 70% फुलफिल हो गया या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो आई थिंक वो चीजें हैं कि हाउ डू वी, दैट मीन्स बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, मे बी आई एम नॉट ऑन द सेम वेवलेंथ, दैट मीन्स where in that moment I'm thinking कि कि मैं हूँ कि I'm visualizing it, I'm living that moment. हाँ, सी इवन व्हेन वी डू समथिंग, जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है या जो भी कर रहे हो एक छोटी छोटी टू द टी, स्टिल डू इट. ओके, गो अहेड, डू इट. इवन जैसे हम कोई इवेंट की प्लानिंग करते हैं तो हम एक एक डिटेल लेके चलते हैं, है ना, और उसमें हम प्लान ए प्लान बी भी लेके चलते हैं. व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. We are doing the entire planning. All I'm saying here is, and of course we are doing it because we want the event to be successful. There is a particular purpose जिसके लिए हम कर रहे हैं. लेकिन वो करने के बाद भी just don't be attached in terms of what the results will be. Then फिर वो जो आपके doubts हैं ना, फिर वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे. फिर वो problem नहीं आएगी कि ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या जा रहा है. आई नो वॉट यू आर सेइंग इज कि वो प्लानिंग करते हुए अगर सपोज मैंने कुछ नेगेटिव दिमाग में आ गया, इज दैट वाई इट इज नॉट हैपनिंग 100%? आई नो दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट? No, in that moment I think that I've surrendered, like I have put my thoughts and I have let go of it. But I think maybe since it doesn't reach the completion, that means that somewhere I was holding on to it. See, maybe that is one possibility, that maybe you were holding on to it. Second is that even after all your 100% effort or 200% effort, the results are not in your hand. Yeah. I mean, we cannot control the results. That is what all the Bhagavad Gita is about. Yeah, but I think we need to believe that everything does happen for a reason, whatever reason it might be. Correct, exactly. So, what is in my hand? In my hand only to give my best. That is all that is in my hand. And then whatever is going to happen is, then you have to surrender. And I know it's like really very easy said than done, but then if we work on it consciously again and again, because we will realize, मतलब हमारे अपने अनुभव भी हमें सिखाएंगे एक समय के बाद कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे. जब ऐसा हो जाता है ना 2 4 5 बार आप वो मार खा के फिर एक पॉइंट आ जाता है, मतलब वो लेट गो करना लग जाते हो कि हाँ ये मेरे हाथ में नहीं है. So let me not worry about it. Yeah, and sometimes that is the turning point. Yes. You never know. Correct. बिल्कुल.